वेलकम टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो 17 मई 2020 का हम हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट थ्रो ओपन डिफेंस प्रोडक्शन एंड कोल सेक्टर। दो आज चौथे दिन जो ये घोषणाएं की है उसमें मेनली 8 सेक्टर में इसकी घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि कोल कमर्शियल माइनिंग ऑन ए रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस टू बी इंट्रोड्यूस। अब इसमें रिवेन्यू शेयरिंग के बारे में बता देता हूँ कि पहले दो बेसिस पे ये काम करती थी, एक रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस और प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग को बंद कर दिया गया है। ये इसलिए बंद किया गया है, जैसे कि मैंने बताया कि एक रिवेन्यू शेयरिंग होती थी, एक प्रॉफिट। अब प्रॉफिट शेयरिंग इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ कंपनियां जीरो प्रॉफिट दिखाती थी तो गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता था, जबकि रिवेन्यू शेयरिंग अभी जारी रखी गई है। इसमें जितना भी टोटल रिवेन्यू आता है उसका कुछ परसेंटेज सरकार को देना होता है। तो ये तो था कोल सेक्टर के बारे में। और मिनरल कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रेजिम। इसमें अब कोल माइनिंग में जो 500 ब्लॉक्स के जो ऑक्शन किए जाएंगे माइनिंग के लिए, ये आगे जो न्यूज आएगी उसी में हम कवर करेंगे। और डिफेंस सेक्टर के बारे में, ए लिस्ट ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म फॉर बैन ऑन इंपोर्ट विल बी नोटिफाइड। अब जो इसमें एफडीआई के जो नॉर्म्स अभी चेंज किए गए हैं, उसमें जो पहले 49% की जो भागीदारी होती थी उससे बढ़ाकर इसमें 74% कर दिया गया है, ताकि इसमें इंडिजनाइजेशन की जो प्रोसेस को और भी ज़्यादा बूस्टअप मिल सके। और नेक्स्ट सिविल एविएशन में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे कि 60% जो एयर स्पेस यूज होता था उसमें अभी 100% तक एयर स्पेस यूज होने लगेगा। और पावर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें यहाँ पे बात की गई है यूटीज के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनका प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है। उनका प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया गया है और यूटी में इसलिए किया गया क्योंकि सबसे पहले ये तो छोटी होती है और इनमें जो भी कमियां पेशी रहेंगी उनको आगे सारे राज्यों में लागू किया जाएगा। अब स्पेस क्षेत्र में भी जैसे कि प्राइवेटाइजेशन की बात किया गया है कि स्पेस प्राइवेटाइजेशन टू बी इंट्रोड्यूस प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन आउटर स्पेस ट्रेवल टू बी ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए आउटर स्पेस के ऑप्शन भी खोल दिए गए हैं। एटॉमिक एनर्जी में बात करें तो मेनली जो प्रोडक्शन है मेडिकल जो आइसोटोप्स रहते हैं उनके लिए जो पीपी मॉडल है उसके थ्रू, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसमें भी इसकी भागीदारी रखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है जो इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एक केरला के बारे में दिया गया है, जो केरला स्टेट है उसके जो भी मछुआरे हैं और मतलब जो भी इसके निवास अभी इसी मॉडल का यूज करेंगे। ये न्यूज़ है। तो इसमें बताया गया है कि जो केरला टू सोर्स वेदर इंपोर्ट्स फ्रॉम प्राइवेट एजेंसी। तो प्राइवेट एजेंसी अभी तो केरला जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ही वेदर फोरकास्ट लेता था, अभी और 4 एजेंसियों के नाम आए हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, स्काईमेट, विंडी, IBM वेदर कंपनी एंड अर्थ नेटवर्क। ये 4 जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये याद रखने वाली बात है। अब इनसे असिस्टेंस लेंगे और जो इसकी फंडिंग है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 10% इसका फंडिंग यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट गेट्स सेपरेट बजट प्रोविजन। तो इसमें ये न्यूज़ जो कि फर्स्ट पेज पे जो 8 सेक्टर का रिफॉर्म दिया गया था इसी पे इसको बताया गया है। इसमें जो बताया गया था कि 49% से 74% कर दिया गया है और इसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए शेयर मार्केट में भी इसकी
जो शेयर है पब्लिश किए जाएंगे। और बस इतना ही इसमें न्यूज़ आर्टिकल है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। एक थिएटर कमांड के बारे में बताया गया, नेवी टू एड नॉर्दर्न थिएटर कमांड। अब थिएटर कमांड में, थिएटर कमांड जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक ही कमांड के अंडर में आ जाएंगे, तो उसी को ही थिएटर कमांड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या और इस न्यूज़ में दिया गया है। जो कि बिपिन रावत ने ये बोला है कि नवल फाइटर कैन बी यूज्ड इन वेस्टर्न सेक्टर इन डिजर्ट एरिया। मतलब नेवी के जो जितने भी जहाज हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो वेस्टर्न सेक्टर में यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर देयर इज़ नो मच डिफरेंस सी फ्लाइंग एंड डिजर्ट फ्लाइंग में। ये एक रीजन दिया गया है। और जो थिएटर कमांड है यूएसए और चाइना में, जो ये थिएटर कमांड है, मतलब पूरी डिफेंस एक ही कमांड के अंडर में कंट्रोल करते हैं। और इंडिया में अभी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में ही ये एक थिएटर कमांड है, क्योंकि वहाँ पर तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक ही कमांडर के अंडर में काम करती हैं। बस इतना ही इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप मेरे साथ चलते रहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे, स्ट्रीट वेंडर्स लोन एंड अनचार्टेड ट्रफ फॉर बिग बैंक। इसमें ये बताया गया कि जो स्ट्रीट वेंडर को जो लोन दिया जाएगा 10,000 रुपये का, इसमें ये बताया गया कि सबसे पहले तो इनको टाइमली लोन देना चाहिए। और टाइमली लोन देने के बाद मतलब पेपर वर्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो लोन जो स्कीम चलेगी, ये चलेगी शिशु मुद्रा योजना के तहत। अब मुद्रा योजना के तहत इनको लोन दिया जाएगा। मुद्रा योजना में जैसे शिशु, किशोर और तरुण 3 टाइप के लोन होते हैं, और शिशु में 50,000 तक की ही लिमिट होती है। तो इसमें यही बताया गया। और बैंकों की उनको भी बताया गया है कि क्या कमियां थी बैंकों को जो लोन देने में, क्योंकि उनको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे आई थिंक मैंने एक न्यूज़ मिस कर दी है यहाँ पे। अब देखते हैं। इंडिया अपोज ज्वाइनिंग आरसीईपी ओवर चाइना कंसर्न। अब इंडिया आरसीईपी का अपोज क्यों करता है, इसमें ये बताया गया है। और इसमें आरसीईपी जो कि रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है इसमें जो आसियान 10 आसियान कंट्री हैं, यहाँ पे लिखा है जो 10 आसियान कंट्री हैं, उनके अलावा 6 और कंट्रियों को रखा गया था। उन 6 कंट्रियों में चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं ये थे। और इसके साथ ही इंडिया भी था, जो 10+6 बोला जाता था, अभी 10+5 ही रह गया। अब इंडिया इस आरसी का अपोज क्यों करता है? आरसीपी का अपोज इसलिए करता है क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले बताया है कि इसमें सबसे पहले तो चाइना का इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद में अगर इंडिया ने इसकी पार्टनरशिप कर ली तो एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा, मतलब सारे इसको इंडिया को एज ए मार्केट की तरह यूज करने लग जाएंगे। और आरसीईपी कब बना? आरसीईपी सबसे पहले 2012 में ये चाइनीज जो प्रेसिडेंट है उनका ही आइडिया था। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आई थिंक यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया था। यस, तो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे IIS डेवलप एंटी माइक्रोबियल कंपोजिट मटेरियल एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉर पीपी। अब जो बेंगलोर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने ये 0.3 माइक्रोमीटर्स का जो ये इंडिजीनियस मास्क बनाया है, बस ये याद रखने वाली बात है। अब एमिंग टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी नेचुरली इज डेंजरस, WHO वार्न। अब WHO ने ये वार्न किया है कि जो ये हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जिसमें बहुत बार मैंने बताया भी है, आज फिर बता देता हूँ कि जैसे कि
किसी को इन्फेक्शन हो गया है और वो अपने आप सही हो गया है, तो उसी को लाइक ये क्वारंटाइन ना करके उसको खुले में छोड़ दिया जाए, तो वो उसको बहुत ज़्यादा बंदों को इन्फेक्ट करेगा, और जितने बंदे इन्फेक्ट होंगे उनमें किसी न किसी में भी एंटीबॉडीज रहेंगी या उनको रजिस्ट करने की पावर रहेगी। तो नेचुरली हर्ड इम्यूनिटी इसी को बोला गया है कि कोई भी इम्पोज ना करके, जबकि WHO ने इसको डेंजरस बताया है। यहाँ पर भी बोला है नो वन इज सेफ अनटिल एनी वन इज सेफ। तो और इसमें ये बोला है एंटीबॉडीज के टेस्ट को बताया गया है, जो कि IgG एंड IgM की एंटीबॉडीज की भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज 3 वीक में डेवलप होती है। और अगर सार्स के बारे में, सार्स का केस ले तो सार्स में जो एंटीबॉडीज थी वो 5 महीने तक रही थी, और मर्स में 24 महीने तक रही थी, और कोविड-19 में 40 डेज तक ये हर्ड इम्यूनिटी रहती है। तो WHO ने एक कंसर्न यही बताया है कि हर्ड इम्यूनिटी ही अकेला ऐसा कारण नहीं है, तो हमें और भी मेजर स्टेप लेने चाहिए। अब रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर में ये पूरा ये बताया है, जो कि अभी तक की घोषणा एग्रीकल्चर के लिए किया गया है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, स्मॉल एग्रीकल्चर सपोर्टिंग सेक्टर के लिए, और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें ये बोला है कि जो 6 जो कमोडिटी रखी गई थी उनको डीरेगुलेट कर दिया गया है। डीरेगुलेट मतलब कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट उनका रेट डिसाइड करती थी, बट अभी किसान उनका रेट डिसाइड करेंगे, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ। वी माइग्रेंट बेनिफिट फ्रॉम द सेंटर मेजर। अब इसमें जो माइग्रेंट वर्कर के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 kg राइस, 1 kg चना, और ये कंटिन्यू 2 महीने के लिए दिए जाएंगे, तो ये बताया है। और जितने भी स्टेट हैं उनको बता दिया गया है सेंटर ने। और ये कौन बेनिफिट होंगे? जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है उन सबको ये दिया जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इतना ही था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।